गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे। हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की नई तकनीक किसानों के लिए लाभदायक। किसान खेत में तालाब खुदवाकर मछली पालन के साथ ही उसी खेत में मुर्गी पालन, सब्जी और बागवानी करके कमा सकते हैं कई गुना मुनाफा, कहा सीतापुर के उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने।
उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आम की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए लगेगी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, जिससे किसानों की बढ़ेगी आय, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने। मेघालय की युवाओं ने अपनाई जैविक खेती से बढ़ा रहे हैं अपनी आय। जैविक उत्पादों को मिले अच्छा बाजार, इसके लिए सोशल मीडिया का भी लेते हैं सहारा। और देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की झमाझम बारिश जारी। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने आज रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट किया जारी। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति को आज से जंतर मंतर पर सीमित संख्या में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के 200 और किसान मजदूर संघर्ष समिति के 6 व्यक्तियों को रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। किसानों को सिंघू बॉर्डर से बसों में निर्धारित स्थान तक लाया जाएगा। उन्हें कोविड के उचित व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सलाह दी गई है। कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर कोई मार्च नहीं निकालने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी कि IDSP के हरियाणा की राज्य निगरानी इकाई इंसानों में बर्ड फ्लू के पहले मामले की जांच करेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी जांच में शामिल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 साल के बच्चे में H5N1 का पहला मामला सामने आया था। दिल्ली के एम्स में जून 2021 में इस बच्चे का इलाज किया। बच्चे में बुखार, खांसी, कोरिजा और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण देखे गए थे। बच्चे को 2 जुलाई 2021 को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इस बच्चे की मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन से 12 जुलाई 2021 को मृत्यु हो गई। बच्चे के परिजनों के साथ उसके रिश्तेदारों और परिचितों तथा आसपास के क्षेत्र में रहने वाले की भी निगरानी की जा रही है। हालांकि किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए। वहीं पशुपालन विभाग को क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध मामला नहीं मिला है और एहतियात के तौर पर 10 किलोमीटर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। और अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के उमित गांव के रहने वाले एक किसान किशोर दपमुख की कहानी, जिन्होंने कोविड महामारी की इस मुश्किल दौर में खेती में आई चुनौतियों के बावजूद जैविक खेती को अपनाकर न केवल लाभ कमाया बल्कि प्रसिद्धि भी पाई है। ये है मेघालय की रीभोई जिले के उमित गांव के रहने वाले किनशेव दपसुख। किनशेव दपसुख की कहानी एक ऐसे किसान की कहानी है जिसने कोविड काल की चुनौतियों के बावजूद जैविक खेती को अपनाकर मुश्किल परिस्थितियों में एक मिसाल कायम की है। The use of this bio NPK or biocompost here. मैं एक किसान हूँ और जैविक मक्के की खेती करता हूँ। यह काफी फायदेमंद है। इसका स्वाद भी आम मक्के की तुलना में ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट है। किसान अब धीरे धीरे जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। किनशेव दपसुख इलाके में स्वीट कॉर्न किसान के नाम से मशहूर हैं। किनशेव को जैविक खेती की प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली। जैविक खेती हालांकि आधुनिक खेती की तुलना में थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन प्रकृति के नजदीक होने की वजह से लाभदायक भी है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया की मदद से किनशेव अपनी फसल की मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही वो अपने ग्राहकों से जुड़ते हैं और उन्हें अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जैविक खेती में नवीन प्रयोगों की वजह से किनशेव दपसुख इलाके में न केवल स्वीट कॉर्न किसान के रूप में मशहूर हुए, अपितु उन्हें भारत सरकार की तरफ से 2019 में सम्मानित भी किया गया है। ऐसे में किनशेव दपसुख अन्य किसानों को भी नई राह दिखाते हैं जो जैविक खेती के जरिए लाभ कमाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेघालय। और केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की आय 2022 तक बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीते 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस आयोजित पर हाल ही में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने देश के कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को कृषि विकास की रीढ़ बताते हुए उन्हें सम्मानित भी किया। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। देश में हरित क्रांति लाने और उसके बाद कृषि क्षेत्र के सतत विकास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़े देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि विकास की क्रांति लाने में आईसीएआर का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 92 वर्ष की जो यात्रा पूर्ण की है, यह पूरी तरह उनके जीवन के लिए भी उपलब्धियों से भरी है और देश को भी बहुत उपलब्धियां देने में आईसीएआर का बड़ा योगदान रहा है। कार्यक्रम के बाद आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि आईसीएआर अपने गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए आगे भी कृषि विकास के लिए काम करता रहेगा। देश को आत्मनिर्भर खाद्य शस्य में बनाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान जबरदस्त रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार इसके ऊपर काम करते हुए अब देश का उत्पादन खाद्य शस्य में बहुत हो चुका है, आत्मनिर्भर हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। इस अवसर पर आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। हर एक का ये ड्रीम रहता है कि ये अवार्ड मिले और मुझे सोशल साइंस कैटेगरी में दिया गया है, जो मैंने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी में कार्य किया किसानों के लिए, जो मैंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में सॉफ्टवेयर्स में काम किया, जो सॉफ्टवेयर्स हमारे जो भी जैव विविधता है उसका जो भी मैंने रिट्रीवल सिस्टम बनाया, उसके लिए उस काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। आज ये संस्था भारतवर्ष में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश और दुनिया में विख्यात है। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में बीते 9 दशक से भी अधिक समय से देश की सेवा में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि अध्येताओं, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को न केवल सम्मानित किया बल्कि उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए राष्ट्र विकास में उनके योगदान को सराहा। निश्चित तौर पर आईसीएआर की इस पहल से न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के जरिए एक नए भारत की संकल्पना को संकल्पित और साकारित करने का महत्वपूर्ण काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के लिए खेती में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, नए शोध किए जा रहे हैं। इसी के तहत इंटीग्रेटेड फार्मिंग की नई तकनीक सीतापुर जिले के कृषि उपनिदेशक ने तैयार किया है। सीतापुर जिले के कृषि उपनिदेशक ने तैयार किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नया मॉडल तैयार किया, जो किसानों की आय बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। ये मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अभी इसका उपयोग कुछ किसान कर रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें तत्काल रूप से मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा ये मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल, यानी कि एक ही जमीन पर आप कई फसलें एक साथ उगा सकते हैं। खेत में छोटे तालाब खुदवाया जाता है। ये जो मॉडल जिस तरह काम करता है वो ये प्रक्रिया है कि खेत में छोटा तालाब खुदवाया जाता है, उसमें मछली पालन किया जाता है। इसके साथ साथ तालाब के बगल में ही मुर्गी पालन भी किया जाता है, जिसका फायदा किसानों को मिलता है। और इसी जमीन पे, एक ही जमीन पे तालाब के साथ साथ
एक किनारे पर सब्जी पालन और दूसरे किनारे पर बागवानी की जाती है, यानी कि पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से खेती की जाती है। जमीन एक ही जमीन होती है लेकिन उत्पादन क्षमता है जो कई गुना बढ़ जाती है। इस तकनीक में खेत तालाब योजना का भी लाभ किसानों को दिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है खेत तालाब योजना, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है। खेतों में तालाब बनाने के लिए लगभग किसानों को 50% तक का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है, जिसका फायदा किसानों को मिलता है। इसके तहत सरकार बड़े तालाबों पर किसानों को 1,14,000 रुपए देती है, जिसमें किसान जो है अपने खेत में तालाब खुदवाकर मछली पालन कर सकते हैं। छोटे तालाबों पर 52,500 रुपए की राशि तालाब बनाने के लिए दी जाती है, जिससे जो छोटे और सीमांत किसान है उसका वो लाभ उठा सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों को सब्जी की खेती और मुर्गी पालन से 12 महीने लगातार लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा यही है कि लगातार प्रतिदिन इनकी आमदनी बढ़ती रहती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में लगने वाली लागत ना के बराबर होती है, यानी कि जो जीरो बजट फार्मिंग की हम बात करते हैं कि लागत कम और उत्पादन अधिक हो, वो इस प्रणाली पर आधारित है। ये मॉडल जीरो बजट फार्मिंग पर आधारित है। इसमें किसानों की जो लागत है वो कम होती जाती है, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है, जो उनकी आमदनी है, वो बढ़ जाती है। और यही एक तरीका है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाता है, जो 2022 का सरकार का लक्ष्य भी है कि किसानों की आय को बढ़ाना। ये भी सरकार लगातार कह रही है कि किसान सिर्फ खेती ना करे, खेती के साथ साथ जो छोटे उद्योग हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, या फिर अपने खेत के मेड़ों के किनारे टिम्बर यानी कि पेड़ लगाकर भी वो आमदनी कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये मॉडल बनाया है। अरविंद मोहन मिश्रा जी हैं, कृषि उपनिदेशक हैं, सीतापुर से जुड़े हुए हैं, सीतापुर कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ने के लिए। अरविंद जी, मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने मॉडल तैयार किया है कि एक किसान अपनी जमीन पे तालाब खुदवाता है, उसके बगल में मुर्गी पालन भी करता है, बागवानी भी करता है, सब्जी भी उसमें उगाता है, कैसे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है? अरविंद जी, एक्चुअली जो देखा जाए तो हमारे देश में और जनपद में भी किसानों की जो खेती की जमीन है वो बड़ी कम होती जा रही है जी। अब कम जमीन से किसान अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाए, अपने बच्चों की शिक्षा अच्छी कैसे दे पाए, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ज्यादा आय देने वाले तरीके हैं, घटक हैं खेती के, उनको अपने खेत पे जरूर अपनाए। अभी तक किसान केवल धान, गेहूं और गन्ने पे निर्भर है जी। तो उससे उतनी आमदनी नहीं मिल पा रही है और उसकी लागत भी ज्यादा है। तो इसको देखते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो एक एकीकृत कृषि प्रणाली की बात हमने किया है, एक मॉडल हमने अपने फार्म पर डेवलप किया है और इस साल हम 10 किसानों के यहाँ इसको डेवलप और तैयार कर रहे हैं जी। इसमें हमारा किसानों के साथ मिल करके यह कार्य हम कर रहे हैं कि जो भी खेती के घटक है, पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, सब्जी है, इनको जो किसान की सुविधा के हिसाब से बेहतर हो सकता है उन सभी को उसके खेत पर जोड़ के, 1 एकड़ खेत है या 2 एकड़ है, जो भी है, उस पर जोड़ के इस प्रकार से हम उसको प्रबंधन करते हैं कि अधिक से अधिक आमदनी मिले, उसकी लागत कम हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तीन मुख्य बातें उसकी हैं। अरविंद जी, एक चीज और मैं आप समझना चाहूंगा कि जो खेत तालाब योजना है, ये योजना कैसे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है और जो आपका जो मॉडल है उसमें कितना किसान इससे लाभ उठा सकते हैं खेत तालाब योजना का? हमारे पूरे प्रदेश में खेत तालाब योजना संचालित है, जिसमें किसान भाई 50% अनुदान पर 30 × 35 मीटर का तालाब या 20 × 20 मीटर का, 2 तरह के मॉडल हमारे यहाँ है। किसान भाई उसको बना सकते हैं और उस तालाब को सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और मछली पालन साथ साथ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मॉडल है। उसके साथ बगल में मुर्गी पालन का भी हम लोगों ने बना रखा है। तो किसान अपना मुर्गी पालन 200-400 बच्चों से मुर्गी पालन अगर शुरू कर देता है तो साल भर उसको कुछ न कुछ आमदनी मिलती रहती है जी। मछली पालन से उसको एक मुफ्त आमदनी मिल जाती है, उसके जो बड़े खर्चे हैं उसके घर के वो कर लेता है। सब्जी से साप्ताहिक उसकी आमदनी कुछ न कुछ मिलती रहती है। और एक प्लाट उसमें हमने बनाया है जो धान, गेहूं और दलहनी फसलों का क्रॉप रोटेशन किया है, जिसमें साल भर का उसको गेहूं, चावल और दलहन का जो खर्चा है वो
अनाज उसको मिल जाता है। अरविंद जी, क्या इस इस प्रकार आपका से- जो मॉडल है, इंटीग्रेटेड जो मॉडल है, क्या इसके साथ कुछ फसलों को जोड़ा गया है या फिर किसी भी फसल के साथ किसान मछली पालन भी कर सकता है, सब्जी की खेती कर सकता है, बागवानी कर सकता है? क्या कुछ चिन्हित फसलें हैं? नहीं नहीं, चिन्हित फसलें नहीं है कोई। ये किसान के पास जो भी अवेलेबल ऑप्शन है, वहाँ की जमीन के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से उसको उसके हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी किसान के यहाँ पानी लगता है उसके खेत में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे हम धान की खेती कर सकते हैं, करना पड़ेगा। रबी में हम उसमें गेहूं ले सकते हैं। तो उसकी जरूर वहाँ की मौके की स्थिति के आधार पे हमें फसलों का चुनाव करना पड़ेगा, और कोई निश्चित नहीं है कि हमें यही फसल लेनी। एक आखिरी सवाल अरविंद जी आपसे कि अभी किसानों का कितना लगाव आप देख पा रहे हैं कि इस मॉडल की तरफ? क्या ये मॉडल अपनाकर किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकता है? क्या ये जीरो बजट जो फार्मिंग की बात की जाती है वो उस पर लागू होता है? बिल्कुल, ये जो फसल उत्पादन हम कर रहे हैं, जैसे सब्जी है या धान गेहूं कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से हम जीरो बजट खेती का जो सिद्धांत है उसको लागू करते हुए कर सकते हैं, और इससे हमारी लागत भी कम होती है और आमदनी हमारी लगभग उससे ज्यादा ही हो सकती है, अगर हम उसको प्रोसेसिंग करके और जैविक के नाम पर अगर जैविक के उसको उत्पादन बेच पाते हैं तो आमदनी भी ज्यादा होती है। और उसके जो जैविक एक बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद मोहन मिश्रा जी, जो आप हमें जानकारी दे रहे थे। अरविंद मोहन मिश्रा जी ने, जो सीतापुर में कृषि उपनिदेशक, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, एकीकृत जो मॉडल है, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है, यानी कि एक ही जमीन पर आप कई फसलें उगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, सब्जी की भी खेती कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी उसी में अपना सकते हैं। और इसका पूरा मकसद यही है कि किसानों के जो 2022 का एक लक्ष्य तय किया गया है, आमदनी दोगुना करना है। और बढ़ते दूसरी खबरों की ओर बात करते हैं मानसून की। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मुंबई में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई से सटे ठाणे और पालघर जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण ठाणे जिले में तानसा झील का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं इगतपुरी कसारा रेलवे स्टेशन के बीच बीती रात लैंडस्लाइड की वजह से लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया और पटरियों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रत्नागिरी और कोल्हापुर जिले में भी भारी बारिश शुरू हो गई है और पंचगंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें कोल्हापुर के लिए रवाना हुई है। भारी बारिश के कारण पुणे से ये टीम भेजी गई है। विदर्भ, नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, गढ़चिरौली में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश के 75 जिले अपने अलग अलग उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में मलिहाबाद आम के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में आम की खेती करते हैं। मलिहाबाद के आम देश नहीं, विदेशों तक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों और मलिहाबाद की आम की खेती पर बात की केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार का है। ऐसे में किसानों की जागरूकता कितनी अहम साबित होगी। इसके साथ साथ जो खेती किसानी के लिए जो सरकार की तरफ से योजना है, उसका फायदा कैसे उठा पाएंगे, आज कुछ इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 2022 तक का लक्ष्य तय किया गया है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, कैसे उनकी आय दोगुनी हो पाएगी? प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कि किसानों की फसल दोगुनी पैदा हो, इसके लिए उन्होंने सिंचाई योजना बनाई और उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का 2019 में गठन किया और ये तय किया कि जहाँ पर सिंचित ज़मीन नहीं है वहाँ पर सोलर पंप लगाकर, ट्यूबवेल लगाकर या जैसे भी हो वहाँ पानी पहुँचाएंगे। और उसके लिए अगर बहुत ऊंचाई पर है तो पाइपलाइन लगा करके स्प्रिंकलर से फव्वारे के द्वारा हर पेड़ को पानी, हर खेत को पानी देने का काम करेंगे, जिससे किसानों की फसल दोगुनी हो। जैविक खाद भी देना और जैविक खेती कराना, इस पर भी जोर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो फूड प्रोसेसिंग का प्लांट वहाँ पर लगे और वहाँ से सीधे आम जो है बाहर एक्सपोर्ट भी हो, इस तरीके का भी एक सेंटर वहाँ पर बने। तो इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो बन जाए, इस कोशिश कर रहा हूँ। तो मलिहाबाद में आम जो है मेरे क्षेत्र में, वो लोगों को पूरे ये साल भर की वो लोगों को जोड़ता है। जो बागों में आम की छिड़काई होती है, फिर उसके बाद धुलाई होती है, उसके बाद जो है फिर फसल आती है तो उसमें बचाने के लिए लोग फिर फसल को तोड़ने के लिए
फिर उसको पेटी में बंद करके लादना, फिर ले जाना, ये सारा काम। और उसके बाद जैसे ही ये आम की फसल ख़त्म होती है, बरसात आ जाती है, तो जो गुठली होती है उसको बोना और बो करके उससे जो वो है निकलता है पौधा, उसको पेड़ से जोड़ करके उसकी कलम बनाना, नर्सरी बनाना, फिर उसको बेचना। तो पूरे साल भर तक के ये कार्यक्रम लगातार, एक कार्यक्रम ख़त्म होता है दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर लोगों को रोज़गार इससे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान मैंने बताया कि आम को एक्सपोर्ट करने का, फ्रूट प्रोसेसिंग का, ये लागू हो जाएगा तो और ज़्यादा लोगों को रोजगार लगता है सर कि जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगेंगे, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, इसमें युवाओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, उनको भी एक रोज़गार मिल पाएगा। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़े पैमाने पे काम होता है और नौजवान ही इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने का काम करता है। योगी सरकार ने ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी, ताकि जिस जिले की जो पहचान हो उसको बढ़ावा दिया जाए। इसमें आम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, मोहनलालगंज या मलिहाबाद के इलाके। ये जो माननीय योगी जी का प्लान है, एक जिला एक उत्पाद, उसमें आम का और पेपरमेंट का निश्चित तरीके से एक जिला के 2 उत्पाद हो जाएंगे और ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो परंपरागत खेती ही करते हैं किसान, धान के बाद गेहूं या फिर गन्ना। आपको लगता है कि क्या खेती में भी विविधता ज़रूरी है, और इसके साथ वो छोटे उद्योग करे, चाहे मत्स्य पालन करे, चाहे मधुमक्खी पालन करे, इससे भी आय बढ़ाई जा सकती है? इसके प्रति भी उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है कि खेती के साथ साथ वो भी करें? प्रोत्साहित किया जा रहा है लगातार। उत्तर प्रदेश की सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान दे रही है उद्यान विभाग से। जो लोग मतलब अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, या मधुमक्खी पालन करते हैं, या छोटे छोटे जो रोज़गार करते हैं, महिलाओं का विशेष उसमें वो दिया जाता है। और 1 लाख रुपए तक उसमें अनुदान मिलता है। अगर 2 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो 1 लाख अनुदान मिल जाएगा। और ये उस इलाके में लोगों ने काम शुरू किया है तेज़ी से, और इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ख़ास करके जो मधुमक्खी का पालन है, उससे ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा लाभ लोगों को मिलता है, और ये सब लोगों को करना भी चाहिए और तेज़ी से लोग कर भी रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जिनका मानना है कि खेती में आय बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ खेती पर निर्भर न रहे, खेती के साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, उनको भी किसान करते रहें। संतोष चौधरी, DD न्यूज़, दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की जो योजना है ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना का लाभ किसानों को भी मिल रहा है। हम चाहे मलिहाबाद में आम की खेती की बात करें, प्रतापगढ़ में आंवला की खेती की बात करें, फतेहपुर में केला की खेती की बात करें, जो ऐसी खेती होती है जिले आधारित खेती है, इससे जिले को बढ़ावा भी मिलता है, वहाँ के किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ती है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।